हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई एंड हम यहाँ पर हमारे इंडियन फिलोसफी विच इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ द बीए ऑनर्स फिलोसफी के फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कर रहे हैं। एंड ये वीडियो जो है दैट इज़ द लास्ट टॉपिक। दिस इज ऑफ न्याया स्कूल, नॉलेज एंड परसेप्शन, द प्रम एंड प्रमाण ऑफ द न्याया थ्योरी ऑफ स्कूल। न्याया स्कूल का है ये थ्योरी ऑफ परसेप्शन। तो ये हमारा यूनिट 4 का सेकेंड टॉपिक है, दैट इज द लास्ट टॉपिक। सो विद दिस वीडियो हमारा इंडियन फिलोसफी का कोर्स विल बी ओवर। तो चलिए हम देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही इजी और क्विक सा टॉपिक है ये। तो यूनिट 4 जो है वो बेसिकली उसके दोनों पार्ट्स, यादवाद भी हो और ये थ्योरी ऑफ परसेप्शन भी हो, न्याय स्कूल का, दोनों बहुत ही इजी और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सो यूनिट 4 इज वेरी इजी। नॉलेज एंड परसेप्शन, नॉलेज ज्ञान और कॉग्निशन बुद्धि। अब ये आपको सारे याद होना चाहिए। ओके, व्हाट दीज टर्म्स मीन, ये आपको जो है वो याद होने चाहिए प्रॉपरली। तो ये जो आपको टर्म्स है दीज शुड बी लर्न बाय यू। जो संस्कृत के टर्म्स है, जैसे कि नाउ नॉलेज इज ज्ञान। ओके सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, knowledge which is gyan or cognition which is buddhi is defined as apprehension, that is uplabdhi, or consciousness, that is अनुभव। न्याय being realistic, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्याय जो है वो रियलिज्म में बिलीव करता है। बिलीव्स दैट नॉलेज रिवील्स बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विच आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इटसेल्फ। तो न्याय जो है वो एक रियलिस्टिक थ्योरी, रियलिस्टिक स्कूल है जो रियलिज्म में बिलीव करता है, और उसका कहना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो इटसेल्फ, मतलब बिलीव दैट नॉलेज रिवील्स बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विच आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इटसेल्फ। तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों वो कैसे करता है रिवील? देखिए, जितना भी नॉलेज है इट इज अ रेवल्यूशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अर्थ प्रकाशो बुद्धि ही। तो जो भी नॉलेज है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का एक रिवलेशन होता है, उसका मैनिफेस्टेशन होता है, यानी अर्थ प्रकाशो बुद्धि। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हुआ है, जैसे कि एक लैम्प जो है वो लैम्प के कारण हम बाकी चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, लैम्प की जो लाइट है वो क्या करती है, फिजिकल थिंग्स को मैनिफेस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि लैम्प की लाइट की वजह से हम जो आसपास की चीजें उसे देख पाते हैं। उसी तरीके से नॉलेज है, नॉलेज एक लैम्प की तरह है जो हमें अपने आसपास की चीजें और ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑल नॉलेज इज अ रेवलेशन ऑफ और मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड जैसे कि लैम्प का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो नॉलेज में बी वैलिड और इनवैलिड। नाउ वैलिड नॉलेज दैट इज नोन एज प्रमा इज डिफाइंड एज द राइट एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज राइट एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज, अरे सॉरी ये कट हो रहा है गलती, यथार्थ अनुभव। ठीक है, तो वैलिड नॉलेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट का राइट एप्रीहेंशन या राइट मैनिफेस्टेशन जो होता है उससे कहा जाता है यथार्थ अनुभव। ठीक है, दैट इज यथार्थ अनुभव। यथार्थ इज जैसा है वैसा के वैसा। इट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट इज। न्याय मेंटेन्स द थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग्स। अब ये थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग्स क्या होता है, दैट इज परतः प्रामाण्य। नॉलेज इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट करेस्पॉन्ड टू रियलिटी। ठीक है, वैलिड नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज: परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या बात हो रही है, क्या चीज चल रही है? तो देखो, हम लोग न्याय स्कूल की नॉलेज एंड परसेप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉलेज का संस्कृत टर्म है ज्ञान। ओके, न्याय जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब नॉलेज को न्याय में कैसे एक्सप्लेन किया गया कि इट इज अ मैनिफेस्टेशन जो रिवील करता है हमें चीजों को। जैसे कि लैम्प की लाइट से हमें पता चला, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं, आपको नहीं पता कि आपके आगे सोफा है, पीछे टेबल है। नो, जैसे ही आप एक लैम्प लाइट करते हैं तो लैम्प की लाइट से आपको दिखने लग जाता है कि अच्छा मेरे आगे सोफा है, पीछे टेबल है। तो जैसे लैम्प की रोशनी से आपको चीजें दिखने लगती है, वैसे ही नॉलेज जो है उससे आप ऑब्जेक्ट को समझते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉलेज जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन या उसका मैनिफेस्टेशन पता चलता है। अब नॉलेज भी 2 टाइप्स की होती है, वैलिड नॉलेज, इनवैलिड नॉलेज। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैलिड नॉलेज के ऊपर। अब वैलिड नॉलेज होता है, उसका मतलब होता है यथार्थ अनुभव,
यानी कि एक ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा के वैसा उसे देखना। अगर आपको पता है कि अच्छा एक चेयर है, ओके, या फिर एक सोफा है, द सोफा इज ऑफ पिंक कलर, तो इफ आपके पास ये नॉलेज है कि दिस इज अ सोफा एंड दिस इज पिंक इन कलर एंड 3 people कैन सिट ऑन दिस सोफा, अगर दैट इज करेक्ट, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट अगर सोफा ही है, वो पिंक कलर का ही है और उसमें 3 लोग ही बैठ सकते हैं, दैट मीन्स योर नॉलेज इज वैलिड, दैट इज यथार्थ अनुभव, दैट इज जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी के वैसी। ओके, सो एक तो होता है कि प्रमा, वैलिड नॉलेज को कहा जाता है प्रमा, तो आपकी प्रमा मतलब इट इज वैलिड नॉलेज, प्रमा इज वैलिड नॉलेज, करेक्ट नॉलेज, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ करेस्पॉन्डेंस, न्याय क्या मेंटेन करता है, थ्योरी ऑफ करेस्पॉन्डेंस मतलब परतः प्रामाण्य। तो क्या मतलब होता है थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस? थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब जो रियलिटी है वो ही होना चाहिए, मतलब मस्ट करेस्पॉन्ड, नॉलेज जो है वो रियलिटी के उससे ही होना चाहिए। अगर रियल में एक सोफे पे 3 लोग बैठ सकते हैं और आपके पास नॉलेज है कि उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, तो दैट इज इनवैलिड नॉलेज। वैलिड नॉलेज तभी होगी, नॉलेज सही तभी होगी जब वो रियलिटी से करेस्पॉन्ड करेगी। ओके, अब वैलिड नॉलेज प्रोड्यूस करने के लिए 4 मीन्स होते हैं, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमोनी। ठीक है, अब हम आते हैं इनवैलिड नॉलेज। अब परसेप्शन आपको पता है, परसेप्शन मतलब आप जो चीजों को परसीव करते हैं, चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके सेंसेस से। इन्फ्रेंस मतलब अनुमान लगाना, ठीक है, कंपैरिजन और टेस्टिमोनी। ठीक है, इनवैलिड नॉलेज जो है उसमें फिर अगेन 4 चीजें आती है। पहला है मेमोरी, दैट इज स्मृति, डाउट दैट इज संशय, एरर दैट इज विपर्याय एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग दैट इज तर्क। अभी हम इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, सो दैट इज, ये बहुत अच्छा एंड इजी टॉपिक है, मैं आपको बताऊं तो। मेमोरी इज नॉट वैलिड बिकॉज इट इज प्रेजेंटेटिव कॉग्निशन, इट इज नॉट अ प्रेजेंटेटिव कॉग्निशन बट अ रिप्रेजेंटेटिव वन। तो मेमोरी क्यों बोला गया कि यार मेमोरी इनवैलिड नॉलेज है? क्योंकि ये प्रेजेंटेटिव नहीं है। प्रेजेंटेटिव इन द सेंस अभी आपके पास सामने प्रेजेंट नहीं है, आप किसी चीज को मेमोराइज करेंगे या कोई आपकी मेमोरी से आता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली उस चीज को जो आपने पहले देखी थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे आप बोलोगे कि हाँ कल शाम को मैं यहाँ पर गई थी, तो दैट इज योर मेमोरी। तो मेमोरी इज इनवैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज, क्योंकि मेमोरी में आप चीजों को रिप्रेजेंट करो, तो रिप्रेजेंट करते वक्त इट इज पॉसिबल कि आप बहुत चीजों को गलत बता दो। तो ऑब्जेक्ट है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है वो डायरेक्टली सोल को प्रेजेंट नहीं की जाती, वो इनडायरेक्टली रिकॉल की जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे सिंपल वर्ड्स में थे कि वी आर इनडायरेक्टली रिकॉलिंग इट। डाउट क्यों है? डाउट इज अनसर्टेनिटी इन कॉग्निशन। तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में कॉग्निशन जो है वो प्रेजेंटेटिव नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हम उसको वापस से रिकॉल कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डाउट जो है वो कॉग्निशन में अनसर्टेनिटी है, मतलब हमें डाउट है किसी चीज को लेकर, संशय है। ठीक है, एरर इज मिस एप्रीहेंशन, एरर मतलब हम समझिए उस चीज को गलत रहे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रियल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि एरर हमें होता है कि मैं एक दूर से सपोज किसी चीज को देख रही हूँ, ओके, एक्चुअल में एक लड़की की ड्रेस जो है वो ग्रीन कलर की है, बट उसका कलर ऐसा है कि वो मुझे दूर से ब्लू कलर की दिख रही है, तो मैं बोलूंगी उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी। नाउ दैट इज एरर, क्योंकि मैं उसको परसीव ही गलत कर रही हूँ, मेरा कॉग्निशन ही गलत है। ओके, एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग इज नो रियल नॉलेज, क्योंकि हम हाइपोथेटिकली उसको रीजन, आपने अगर ऐसा होता तो, इफ दिस वुड हैव हैपेंड, शायद ऐसा होता तो। ओके, अब यहाँ पर जो है वो उसके एग्जाम्पल है, जैसे हाइपोथेटिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल क्या है, इफ देयर वर नो फायर देयर कैन नॉट बी स्मोक, कि अगर कोई आग होगी नहीं तो शायद स्मोक ही नहीं होगा। ये हाइपोथेटिकल, हम इफ लगा के बात की, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल इनवैलिड नॉलेज के कैसे दिए, जब हम एक रोप को देखते हैं एक रोप की तरह कि हाँ एक रस्सी पड़ी है, वो राइट नॉलेज है। ठीक है, अगर हम लोग डाउट में कि वो सपोज अंधेरा कमरा है, उसमें एक रोप पड़ा, तो आप डाउटफुल, ये रोप है या फिर सांप है, रस्सी या सांप है, तो ये डाउट हो गया कि हमें उस चीज का डाउट है। अगर हम कर दे कि हाँ यार कल रात को मैंने रूम में एक रस्सी को देखा था, रस्सी पड़ी देखी, तो वो मेमोरी हो गया, आप रिकॉल कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि ये रस्सी नहीं वो सांप है, तो ये आपका हो गया एरर, आप जजमेंट में एरर करो कि वो रस्सी वो सांप नहीं है, एक्चुअल में रस्सी है, आपको लग रहा है कि वो सांप है क्योंकि हो सकता है आपको हिलता हुआ दिखा। Okay, knowledge is produced in the soul when it comes into contact with the not soul. It is an adventitious property of the soul which is generated in it by the object. तो knowledge तभी generate होता है जब आप उसके not soul में, तो knowledge जो है वो soul में produce होता है कब, जब वो not soul के contact में आता है। not soul मतलब आसपास के objects के contact में आता है, तब जाकर हम knowledge को produce करते हैं। हाँ ये chair है, ये sofa है, ये lamp की light से हमें दिख रहा है कि अच्छा ये room है, table है।
इफ द जनरेटिंग कंडीशंस आर साउंड नॉलेज इज वैलिड, इफ दे आर डिफेक्टिव नॉलेज इज इनवैलिड। तो जो जनरेटिंग कंडीशंस है, मतलब नॉलेज जब पैदा होती है, मतलब नॉलेज को हम देखते हैं कि नॉलेज हमें मिलता है, अगर वो कंडीशन साउंड है, वो कंडीशंस करेक्ट है, तो नॉलेज भी वैलिड होगी, करेक्ट होगी। और वो कंडीशन साउंड नहीं है तो वो इनवैलिड होगी। कैसे? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। वही अंधेरे कमरे में, अब अंधेरे कमरे में आपको लग रहा है कि ये सांप है या रस्सी है, क्या है, तो पहली बात तो नॉलेज जनरेटिंग कंडीशंस ही साउंड नहीं है। क्यों साउंड नहीं? क्योंकि वहां पे एम्पल लाइट ही नहीं है कि आप चीजों को क्लियरली देख सके। सो दैट मीन्स कि वो नॉलेज जो है वो डिफेक्टिव नॉलेज होगी, वो नॉलेज इज इनवैलिड। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया, जैसे कि एक मैन है साउंड विजन का, उसको साउंड विजन मतलब ठीक ठाक उसको दिख रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ ये शंख जो है ये व्हाइट कलर का है। लेकिन एक आदमी जो जॉन्डिस से सफर कर रहा है, अब आपको पता होगा कि जॉन्डिस में पीलापन होता है, चेहरे पे भी पीलापन आ जाता है और हमारे विजन भी येलोनेस आ जाती है, मतलब हमें चीजें भी येलो फ्रेम के साथ दिखती है। जैसे आप येलो कलर का कोई चश्मा लगा के देखिए, इस तरीके से दिखने लगता है। तो अब उसके नॉलेज जनरेटिंग कंडीशन जो है वो ही इनकरेक्ट है, वो ही अनसाउंड है, क्योंकि वो नॉलेज देख उसको मिल तो रही है, बट वो क्यों अनसाउंड है? क्योंकि उसको जॉन्डिस है, उसको पीला चीजें दिख रही है, तो वो उसको शंख लगेगा कि ये व्हाइट नहीं, ये येलो कलर का है। दैट मीन्स द नॉलेज इज इनवैलिड। Correspondence with the object is the nature of truth. If knowledge corresponds to its object, it is valid. If it does not, it is invalid. तो knowledge correspond करती है, मतलब knowledge जिस चीज के पास हमारे पास है, अगर वो object के जैसी ही है, अगर object and knowledge are the same thing, the same characteristics, तो that is valid. नहीं है तो that is invalid. Valid knowledge जो है वो corresponds to its object, that is यथार्थ and अभिसंवादी। यथार्थ मतलब आपको पता है कि यथार्थ मतलब जैसे हिंदी, बिकॉज इट्स अ संस्कृत हिंदी शब्द, तो यथार्थ का मतलब होता है एज इट इज, जैसा है वैसा के वैसा। ओके, एंड दिस लीड्स टू सक्सेसफुल एक्टिविटी, दैट इज प्रवृत्ति सामर्थ्य। ओके, इनवैलिड नॉलेज डज नॉट करेस्पॉन्ड टू दैट इज यथार्थ एंड विसंवादी, एंड लीड्स टू फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, दैट इज प्रवृत्ति संवाद। तो प्रवृत्ति सामर्थ्य, प्रवृत्ति संवाद, तो ये टर्म्स आपको याद करना कि जो करेक्ट नॉलेज है, जो वैलिड नॉलेज है, वो एक तो ऑब्जेक्ट के साथ करेस्पॉन्ड करता है मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा पता चलता है, यथार्थ एज इट इज, एंड उसके बाद सक्सेसफुल एक्टिविटी को लीड करता है, दैट इज प्रवृत्ति सामर्थ्य। सक्सेसफुल एक्टिविटी मतलब अब जब करेक्ट नॉलेज होगी तो हम करेक्ट स्टेप्स लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी रोल प्ले के लिए अगर व्हाइट कलर का एक शेल चाहिए, तो आपके साउंड कंडीशन से आपको ऑब्जेक्ट एज इट इज यथार्थ चीज पता चली, तो व्हाइट शेल को आपने लिया, तो सक्सेसफुल एक्टिविटी अपने रोल प्ले में जो व्हाइट कलर का शंख चाहिए था वो ही यूज करा। अगर अब किसी को जॉन्डिस है, वो उस विजन के साथ व्हाइट शेल को देख रहा है, तो वो उसे येलो दिखेगा। तो इस वजह से अगर उसको रोल प्ले में येलो कलर का शेल चाहिए होगा तो वो व्हाइट शेल उठा के ले जाएगा, तो दैट मीन्स अनसक्सेसफुल। ये बहुत बहुत बेसिक और मतलब कुछ तो भी मैंने एकदम आपको एग्जाम्पल बना के दे दिया, बट फॉर योर क्लैरिटी, ठीक है। Fire must burn and cook and shed light. If it does not, it is no fire. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नॉलेज इंट्रिंसिकली इज ओनली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द क्वेश्चन ऑफ इट्स वैलिडिटी और इनवैलिडिटी इज अ सब्सिक्वेंट क्वेश्चन एंड डिपेंड्स अपॉन इट्स करस्पॉन्डेंस विद इट्स ऑब्जेक्ट। तो नॉलेज का बेसिक मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स का मैनिफेस्टेशन, मतलब एक्नॉलेज करना कि हाँ यहाँ पर सोफा है, ये है, वो है, में नॉलेज होता है। फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन आता है वैलिडिटी इनवैलिडिटी, वेदर जो हमें नॉलेज पता है कि वो सोफा है कि चेयर है कि टेबल है, वो जो उसकी जो बाद में आता है कि द knowledge that we have is valid or invalid, that is what is then that is the second question, that is a subsequent, उसके बाद में आता है वो validity invalidity. तो truth and falsity are extrinsic characteristics of knowledge. They are apprehended by our subsequent knowledge. They arise and are apprehended only when knowledge had already risen. तो यही बात होती है कि truth और falsity हमें तभी हम किसी चीज के डिस्कस कर पाएंगे जब हमें उस चीज की नॉलेज होगी। अब आपको पता ही नहीं है कि रूम में एक चेयर भी पड़ी है, तो आप उसकी ट्रूथ फॉल्सिटी कैसे डिटरमिन करोगे कि चेयर है नहीं है, ब्राउन कलर की है, ब्लैक कलर की है, एक इंसान के लिए, दो इंसान के लिए, बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट द चेयर इन द फर्स्ट प्लेस। तो सबसे पहले नॉलेज आएगी। नॉलेज का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना, सिंपलेस्ट वर्ड्स में अगर बोले, उसका एक्नॉलेजमेंट कि हाँ एक चेयर है, एक टेबल है, कुछ बैठने की चीज है, उसका एक्नॉलेजमेंट, उसके बारे में पता होना कि देयर इज सम ऑब्जेक्ट, वो होता है नॉलेज। और फिर सेकेंड स्टेप उसके बाद मतलब नॉलेज आता है, उसके बाद ही ट्रूथ और फॉल्सिटी आ सकती है कि अब उसके क्या क्या वो सच है, झूठ है, वैलिड, इनवैलिड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी ऑफ नॉलेज अराइज
that is a validity and invalidity of knowledge arise, that is known as, एक सेकेंड, that is known as उत्पत्तौ परतः प्रामाण्यम, ओके, प्रामाण्यम। तो वैलिडिटी और इनवैलिडिटी नॉलेज की अराइज होती है, मतलब नॉलेज के बाद हमें वैलिडिटी इनवैलिडिटी पता चलती है, ठीक है। आफ्टर नॉलेज एंड रीजन एंड दे आर नोन एज ज्ञान पताओ परतः प्रामाण्यम। ये तो और एक बार नॉलेज हमें पता चलाती है, नॉलेज राइज हो जाती है, तो फिर वैलिडिटी इनवैलिडिटी या ट्रूथ और फॉल्सिटी भी उसके बाद राइज होती है। करस्पॉन्डेंस इज द कंटेंट एंड सक्सेसफुल एंड एक्टिविटी इज द टेस्ट ऑफ ट्रूथ। ओके, तो करस्पॉन्डिंग जो है वो कंटेंट और सक्सेसफुल एक्टिविटी उसकी टेस्ट ऑफ ट्रूथ है। मतलब कि करस्पॉन्डेंस कंटेंट है कि मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है, जो रियलिटी है वही ऑब्जेक्ट वैसा के वैसा है, वो उसका कंटेंट हो गया। और फिर टेस्ट होता है उसका, टेस्ट ऑफ ट्रूथ मतलब सक्सेसफुल, अगर वो एक्टिविटी सक्सेसफुल हुई तो मतलब टेस्ट ऑफ ट्रूथ है कि हाँ वो चीज सही है, वो चीज ट्रू है। न्याया थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है वो रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक है as regards the nature and pragmatic as regards the test of truth। तो realistic as regards the nature and pragmatic as regards the test of truth, मतलब क्योंकि वो ट्रूथ का टेस्ट भी करती है, ओके, ट्रूथ को टेस्ट करती है whether what we know, what the knowledge we have is true or false, क्योंकि वो उसको टेस्ट करती है, that is why it is pragmatic को prudent भी कहा जाता है, and that is why और इट इज रियलिस्टिक क्योंकि उसका नेचर वैसा है, वो रियल नेचर को मतलब वो किस नेचर को रेफर करते हैं कि हाँ जैसी ऑब्जेक्ट है एज इट इज उस चीज को हमें लेना है। अब हमने वैलिड नॉलेज पढ़ा था कि वैलिड नॉलेज जो है उसके हम 4 टाइप्स हो सकते हैं, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन या और टेस्टिमोनी। ओके, एक के बाद एक उनको यहाँ पर एक स्टोरी के फॉर्म में भी बताया गया है। Gotham defines perception as non-erroneous cognition which is produced by the intercourse of the sense organs with the objects which is not associated with a name and which is well defined। मतलब हमारे सेंस ऑर्गन से हम जब किसी चीज को देखते हैं, परसीव करते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ भी, कोई भी सेंस ऑर्गन्स की मदद से जब हम उस ऑब्जेक्ट को एक्नॉलेज करते हैं, उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हैं, हमें उसका नाम ना पता हो पहले, बट उस ऑब्जेक्ट को एक्नॉलेज करना, दैट इज नोन एज परसेप्शन। This definition of perception excludes divine and yogic perception which is not generated by the intercourse। तो इस वाले perception में यहाँ पर जो गौतम बुद्ध ने दी है उसमें हमें योगिक वाला पता नहीं चलता है कि ऐसे कुछ mysterious powers, योगिक powers होते हैं कि वो चीज है नहीं है और पता चल जाता है कि हाँ वैसा कुछ है, उसको ये एक्सक्लूड करता है। तो विश्वनाथ has defined perception as direct or immediate cognition which is not derived through instrumentality of any other cognition। तो direct cognition बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बीच में किसी चीज के ना होने के, जो हमें डायरेक्टली हम जिस चीज को परसीव करते हैं उसे विश्वनाथ ने परसेप्शन कहा है। ये डेफिनेशन जो है ये ऑर्डिनरी एज वेल एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन को भी इंक्लूड करती है इन द सेंस कि इसमें हमें पता चल रहा है कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन मतलब योगिक एक्सपीरियंस वगैरह भी एंड एक्सक्लूड्स इन्फ्रेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमोनी। तो विश्वनाथ जी ने डेफिनेशन दी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन है, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन या टेस्टिमोनी नहीं है। Perception is a kind of knowledge and is the attribute of the self। Ordinary perception presupposes the sense organs, the objects, the manas and the self and their mutual contacts। The self comes into contact with the manas with the sense organs and the sense organs with the object। तो यहाँ पर पता है कि ordinary perception जो है वो कैसे, ordinary perception sense organs, object और manas को presuppose करता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले self जो है वो manas के contact में आता है, फिर manas sense organ के contact में आता है। तो मतलब देखो, और फिर उसके बाद सेंस ऑर्गन है जो वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है। तो द कांटेक्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स विद द ऑब्जेक्ट्स इज नॉट पॉसिबल अनलेस द मानस फर्स्ट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द सेंस ऑर्गन्स। तो सबसे पहले अगर सेंस ऑर्गन जब तक वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, जब तक हम लोग हमारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड नहीं होंगे, उससे कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, मानस जो है, एंड द कॉन्टैक्ट ऑफ द मानस विद द सेंस ऑर्गन्स इज नॉट पॉसिबल अनलेस द सेल्फ कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद द मानस। तो मानस यानी कि हमारी बॉडी तब सेल्फ ऑर्गन से कॉन्टैक्ट में जब हमारी सेल्फ मानस के कांटेक्ट में रहेगी। तो सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट नेसेसरीली प्रीसपोजेस द, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीसपोजेस द मानस सेंस कांटेक्ट एंड सेल्फ मानस कांटेक्ट। तो सबसे पहले सेल्फ मानस को कांटेक्ट करेगी, फिर मानस सेंस ऑर्गन को कांटेक्ट करेगा, फिर सेंस ऑर्गन जो है वो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट करेंगे। ये 3 इसके स्टेजेस हो गए। सेंस ऑर्गन्स जो है वो डिराइव फ्रॉम द एलिमेंट्स हु स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ स्मेल, टेस्ट, कलर, टच एंड साउंड आर मैनिफेस्टेड बाय देम। तो सेंस ऑर्गन हमें पता ही, और इसमें भी जैसे एक्सप्लेन किया गया कि वो
वो जिसके पास ये स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, जो सूंघने की क्वालिटी, टच करने की क्वालिटी, देखने की क्वालिटी, टेस्ट करने की क्वालिटी, सुनने की क्वालिटी। अब मानस क्या होता है? मानस इज द मीडिएटर बिटवीन द सेल्फ एंड सेंस ऑर्गन। मतलब हमारी सेल्फ जो है, जिससे हम उस सेंस ऑर्गन की दी हुई नॉलेज को परसीव करेंगे, जिससे समझेंगे, वो मानस के कांटेक्ट में आएगा। तो उस मानस मतलब सेंस ऑर्गन और सेल्फ के बीच के मीडिएटर को मानस कहा जाता है। The external object through the senses and the manas makes an impression on the self. The theory therefore is realistic. The Nyayika maintains two stages in perception. The first is called interminate or nirvikalpa and the second determinate or savikalpa. ठीक है, तो अब दो स्टेजेस क्या है? निर्विकल्प और साविकल्प, दैट इज indeterminate and determinate. They are not two different kinds of perception but only the earlier and later stages. तो यहाँ पर ये जो साविकल्प और निर्विकल्प है, ये दो अलग अलग टाइप के परसेप्शन नहीं है। हम परसेप्शन के प्रोसेस में ही पहले एक करेंगे फिर दूसरा करेंगे, ये इसकी स्टेज है, एक के बाद एक होगा वो सीक्वेंस में। तो ये दो स्टेजेस जो है इसको गौतम ने यानी बुद्ध ने रिकॉग्नाइज करा था इन हिज डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन कोटेड अबव। ठीक है, तो इसको इन दो टाइप के परसेप्शन को गौतम ने रिकॉग्नाइज करा था। परसेप्शन इज अनएसोसिएटेड विथ अ नेम, दैट इज अव्यपदेश्य। परसेप्शन इज अनएसोसिएटेड विथ अ नेम। अब उसके हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, विच मीन्स इनडिटर्मिनेट एंड इट इज वेल डिफाइंड, दैट इज व्यवसायत्मक, विच मीन्स डिटर्मिनेट। हम उसके वो देख रहे हैं कि इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट के एट्रीब्यूट्स क्या, उसका क्या होता है। तो all perception is determinate but it is necessarily preceded by an earlier stage which is indeterminate. अब इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, अनएसोसिएटेड विथ अ नेम एंड देन वेल डिफाइंड। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हम किसी चीज को अव्यपदेश्य में देखते हैं, हम उसको परसीव करते हैं, मतलब हमें अब उसके बारे में पता नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, हमें सिर्फ उसका प्रेजेंस के बारे में पता है। और फिर सेकंड स्टेज जो है दैट इज द डिटर्मिनेट स्टेज, जिसको कि साविकल्पी कहा जाता है, वो सेकंड स्टेज है। इसके बारे में, इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो परसेप्शन है, उसकी हमें पूरी करेक्ट नॉलेज जो है वो यहाँ पर मतलब सेकेंड स्टेज में मिल जाती है। आई एम सो सॉरी, बाय मिस्टेक आई स्क्रॉल्ड इट अप। ठीक है, तो ये हमें मिल जाती है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पर, हाँ, ऑल परसेप्शन इज डिटर्मिनेट, यहाँ पर आई थिंक उन्होंने एग्जाम्पल एक दिया है, आई थिंक मूवी हॉल का इसमें दिया। ऑल परसेप्शन इज डिटर्मिनेट बट इट इज नेसेसरीली प्रिसीडेड बाय अ स्टेज विच इज इनडिटर्मिनेट। न्याय रिकॉग्नाइजेस द फंडामेंटल फैक्ट अबाउट नॉलेज विच इज सेड टू बी द डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कांट टू वेस्टर्न फिलोसफी दैट नॉलेज इन्वॉल्व्स बोथ सेंसेशन एंड कॉन्सेप्शन। परसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड एंड कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी। वेरी इंपॉर्टेंट। Perception is a complex process of experience involving both sensation and conception. तो परसेप्शन मतलब किसी चीज को परसीव करना, किसी चीज को समझना, जानना, उसके बारे में नॉलेज होना, उसमें दोनों चीजें आती है। सेंसेशन भी आता है, कॉन्सेप्शन आता है, मतलब उस चीज का हमें कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और उस चीज को हमें सेंस करते भी आना चाहिए, सेंसेशन भी होना चाहिए। जितना भी परसेप्शन है वी हैव इज डिटर्मिनेट बिकॉज इट इज परसेप्चुअल नॉलेज और परसेप्चुअल जजमेंट। सेंसेशन इज द मटीरियल एंड कंसेप्शन इज द फॉर्म ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो सेंसेशन मतलब वो मटीरियल और कंसेप्शन इज द फॉर्म ऑफ नॉलेज, किस फॉर्म में हम उसको, उस कॉन्सेप्ट को वो कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। बेयर सेंसेशन और सिंपल एप्रीहेंशन इज निर्विकल्प परसेप्शन। परसेप्चुअल जजमेंट और रिलेशनल एप्रीहेंशन इज साविकल्प परसेप्शन। ठीक है, तो वही जो हमने डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट करा कि इनडिटर्मिनेट मतलब बेयर सेंसेशन, मतलब हमें उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, तो वो निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प, और अगर हमारे पास उसका जजमेंटल जो परसेप्चुअल जजमेंट है, क्योंकि उसमें फिर कॉन्सेप्शन भी आ गया, तो वो हो गया सविकल्प। तो निर्विकल्प एंड सविकल्प। न्याय अवॉइड्स द फैलेसी ऑफ द साइकिकल स्टेयरकेस theory that we have first sense experience, then conception, then judgment. ठीक है, तो अब एक साइकिकल मतलब एक थ्योरी है कि सबसे पहले हम चीजों को सेंसली एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, फिर हम उसका कंसेप्शन फॉर्म करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं, और फिर उसका जजमेंट फॉर्म करते हैं कि अच्छा ये चीज है। तो ये 3 स्टेजेस को न्याय जो है वो अवॉइड करता है कि नो इट्स नॉट इन 3 स्टेजेस, इट इज अ 2 स्टेज प्रोसेस। परसेप्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट अवेयरनेस और रिलेशनल जजमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते कि मतलब हमारी डायरेक्ट हमें उस चीज के बारे में कितना बता रहे, फिर हम उसको कितना जज कर रहे हैं अपने खुद के जजमेंट, अपने खुद की जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी हेल्प से।
Indeterminate perception forms the material out of which determinate perception is shaped, but they can be distinguished only in thought and not divided in reality. तो रियलिटी में हम लोग इसको नहीं डिवाइड कर सकते, अच्छा पहले मुझे उसके बारे में इनडिटर्मिनेट मतलब उसका नाम वगैरह नहीं पता, बट अब मैंने उसको सिर्फ एक्नॉलेज करा और फिर सेकंड स्टेज में उसको मैंने एक्नॉलेज अच्छा समझ आएगी कि अच्छा ये चीज है, तो वो हम लोग रियलिटी में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, थॉट में कर सकते हैं. निर्विकल्प परसेप्शन जो होता है वो इमीडिएट एप्रीहेंशन होता है, द बेयर अवेयरनेस, डायरेक्ट सेंस एक्सपीरियंस विच इज अनडिफरेंशिएटेड, नॉन रिलेशन एंड इज फ्री फ्रॉम असिमिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस. तो निर्विकल्प का सिंपल मतलब होता है बिल्कुल इनडिटर्मिनेट, मतलब कि बेयर चीज, मतलब हमने सिर्फ उस चीज को एक सेंस करा है कि ओके देयर इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट, हमें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, हम ना उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ना जज कर रहे हैं, ना एनालाइज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं. We are just sensing it, we are just sensing the presence of it. That is nirvikalp perception. The consciousness of the that is not yet determined by the consciousness of the what. But as the that cannot be really known as separated from the what, the substance cannot be known apart from its qualities. We immediately come to cervical perception, where the mere awareness of the that and what and their inheritance are something undifferentiated, unrelated, dumb and articulate is transformed into differentiated, relational, conceptual and articulate knowledge involving assimilation. तो हमें पता है जैसे कि अगर मैं आपको बहुत ही एक रफ एग्जाम्पल सा दूं, तो आप एक रूम में गए, ओके, तो आपने देखा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको सेंस करा, अब उसकी आपको क्वालिटीज पता चली कि अच्छा ये वुड की बनी हुई है एंड इसके ऊपर बैठ सकते हैं, तो आपको क्विकली पता चलेगा अच्छा ये एक चेयर है, ओके. तो आप रियलिटी में आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि पहले मैंने उस ऑब्जेक्ट को परसीव करा कि हाँ मतलब कि पहले मैंने उस ऑब्जेक्ट को सेंस करा कि कोई ऑब्जेक्ट है, फिर उसकी क्वालिटीज देख के मैंने उसको जज करा कि अच्छा इट इज अ चेयर. दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इन रियलिटी. ओके, तो ऑफ द दैट मतलब दैट इज अ थिंग टू व्हाट इज द थिंग, तो मतलब वही चीज की दैट टू व्हाट एंड द मतलब उसके हम क्वालिटीज के अलावा हमें नहीं पता, वो हम जो चीजें पता रहे. अच्छा इफ आई टेल यू दैट डिस्क्राइब अ चेयर, what will you say? That it is made up of wood, one person or two people can sit, one person can sit on it, it is used in a classroom. तो ये सब उसकी क्वालिटीज हैं, हमें एज चेयर की डेफिनेशन नहीं पता, हम उसकी क्वालिटीज को उसकी डेफिनेशन की तरह एक्सप्लेन करते हैं. तो ऑल दैट वी कैन नो अबाउट अ सब्सटेंस इज ओनली इट्स क्वालिटीज, नथिंग एल्स. ओके, अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने आपको मूवी हॉल का बताया था कि when we go from broad daylight into a dark cinema hall to see a matinee show, we first do not see the seats or the audience clearly, but only have a dim sensation of the objects present there, which gradually reveal themselves to us. The dim sense experience of the objects in the hall is indeterminate perception, while the clear perception of them is determinate perception. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सबसे पहले जब आप एक मूवी हॉल में एंटर करते तो आपको सिर्फ लगता है कि अच्छा कुछ पड़ा हुआ है, कुछ है, देयर इज समथिंग. आपको ये नहीं पता है कि वो चेयर है, कि ऑडियंस है, कि कोई टेबल पड़ी हुई है, कि स्टेप्स है, स्टेयर्स है, क्या है, यू डोंट नो दैट. ओके, आपको सबसे पहले सेंस होता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स. उसके बाद जब आप धीरे धीरे उस डिम लाइट से एडजस्ट हो जाते हो, देन यू स्टार्ट सीइंग कि अच्छा ये इंसान बैठा है, ये चेयर है. सो दैट इज व्हाट इज इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट परसेप्शन. की इनडिटर्मिनेट मतलब एंटर करते ही हमें सिर्फ उसका एक सेंस है कि देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट, दैट इज इनडिटर्मिनेट परसेप्शन. और जब हम उसको डिटरमाइन कर लेते कि अच्छा दे आर नॉट जस्ट मेयरली ऑब्जेक्ट्स, वन ऑफ देम इज द ऑडियंस, देन अ चेयर, तो वो हो जाती है हमारी डिटर्मिनेट परसेप्शन. The mere apprehension of some object as something as the that is indeterminate perception, while the clear perception of it is together with its attributes is determinate perception. तो ये यही चीज रिपीट करें कि हम उसके क्वालिटीज के साथ जब हम करते हैं तो दैट इज इनडिटर्मिनेट परसेप्शन. वी सी इन डस्क अ स्ट्रेट समथिंग लाइंग ऑन द रोड एंड फाइंड आउट बाय गोइंग नियर इट दैट इट इज अ रोप. वी सी अ व्हाइट मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस एंड व्हेन इट कम्स नियर वी सी इट अ व्हाइट काउ. द अर्लियर स्टेज इज इनडिटर्मिनेट एंड द लेटर वन इज डिटर्मिनेट परसेप्शन. वही चीज की दूर से हम देखते तो यार कोई खड़ा हुआ है, कोई दिख रहा है, तो वो इनडिटर्मिनेट. पास जाके देखा तो अच्छा कोई इंसान खड़ा हुआ है, ब्लैक कलर का सूट पहना है, इस तरीके से. सो दैट इज व्हाट इज डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट परसेप्शन. बहुत सिंपल सा है, ठीक है. वी आर इन अ हरी टू गो समवेयर एंड वांट टू फिनिश अवर बाथ बिफोर स्टार्टिंग. वी डू नॉट नो वेदर द वाटर वाज कोल्ड एंड द बाथ रिफ्रेशिंग, दो वी डिड फील द कूलनेस ऑफ वाटर एंड द रिफ्रेशिंग कैरेक्टर ऑफ बाथ. वी फील वाटर एंड वी फील इट्स कूलनेस, बट वी डू नॉट रिलेट द टू. Indeterminate perception represents the bare object without any categorization. तो indeterminate perception जब होता है उसमें हम उसको क्वालिटीज एट्रीब्यूट नहीं करते हैं. जैसे कि यहाँ पे पानी की कूलनेस का पता है, हमें जल्दी में जाए तो हम लोग इतना नहीं नोटिस कर पाते कि अच्छा ठंडा पानी है, हमें रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, नथिंग.
ओके तो हम लोगों को पानी भी दिखता है, मतलब हम लोग जब जल्दी में होता है हमें फील होता है कि ओके दिस इज वाटर, फिर हमें ये भी फील होता है कि अच्छा पानी ठंडा है, पर हम लोग ये रिलेट नहीं कर पाते कि पानी ठंडा है एंड हमें उससे ठंड लग रही है, हमें उससे रिफ्रेशमेंट मिल रहा है। तो वो हम जब कर पाते हैं उसे कहा था डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट परसेप्शन में हम सब्सटेंस को उसके एट्रीब्यूट के साथ रिलेट करते हैं, उसकी क्वालिटी के साथ रिलेट करते हैं। इनडिटर्मिनेट परसेप्शन की फीलिंग जो होती है वो साइकोलॉजिकल होती है, लेकिन उसकी नॉलेज जो है वो लॉजिकल होती है। बेयर एंड अवेयरनेस जो है एज मेयर एप्रीहेंशन वी सेंस इनडिटर्मिनेट, वही चीज को रिपीट करा जाए कि हम सिर्फ सेंस से जो परसीव जब एक मतलब एक एक्सपीरियंस सेंस का कि ओके देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, और जब हम उस ऑब्जेक्ट को उसकी क्वालिटीज एट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते थे दैट इज अ determinate perception. Okay. Though we feel indeterminate perception as a psychological state of sense experience, its knowledge even as indeterminate perception is a result of logical deduction. We do feel it directly but only as an awareness, not as cognition. Mere apprehension being infra-relational cannot be cognized as cognition. It is inferred afterwards when conception has transformed mere sensation into a perceptual judgment. तो यही चीज बात हो रही है कि उसका वो डिटर्मिनेट तभी बनता है जब हम उसकी क्वालिटीज को उसके साथ एट्रीब्यूट करते हैं, तभी वो परसेप्चुअल जजमेंट में चेंज होता है। Bathian says that if an object is perceived with its name, we have determinate perception. If it is perceived without its name, we have indeterminate perception. Jayanta Bhatta says that indeterminate perception apprehends substance, qualities, and actions and universals as separate and indistinct, something that is devoid of any association with a name, while determinate perception apprehends all these together with a name. तो यही अलग अलग है कि इनडिटर्मिनेट परसेप्शन को कौन क्या बोलता है। वत्स्यायन कहता है कि जब उसके नाम के साथ हम करते हैं तो वो डिटर्मिनेट परसेप्शन होता है, और बिना नाम के उसके मतलब हमें पता नहीं है वो क्या ऑब्जेक्ट है तो वो इनडिटर्मिनेट हो गया। जयंत भट्ट भी का कहना है कि इनडिटर्मिनेट परसेप्शन जो है उसमें सब्सटेंस, क्वालिटीज, एक्शन जो है वो नहीं होती है, वो सेपरेट होती है, और उसका हम उसमें हमें नाम नहीं पता होता है, वही की वही चीज। गंगेशा उपाध्याय कहते हैं कि इनडिटर्मिनेट परसेप्शन जो है वो नॉन रिलेशन एप्रीहेंशन, मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को उसके नेम और क्वालिटीज के साथ डिटरमाइन रिलेट नहीं कर पाते हैं। अनुरा भट्ट करते हैं कि इमीडिएट अप्रीहेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल ऑफ इट्स क्वालिटीज बट विदाउट द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन देम, तो वो अगेन इनडिटर्मिनेट है। तो कहने का मतलब है कि जो 4-5 हम पढ़ रहे हैं, वत्स्यायन, जयंता भट्ट, गंगेशा उपाध्याय या फिर अनुरा भट्ट, ये सभी लोग जो है वो इनडिटर्मिनेट परसेप्शन को एक ही चीज कहते हैं कि जब हमें उसके नेम, व्हेन वी एसोसिएट एन ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स नेम, दैट इज इनडिटर्मिनेट परसेप्शन. The substance and the qualities that and the what are felt separately and it is not apprehended. Those qualities in here that in that substance or what characterizes indeterminate perception is mere acquaintance, which William James called raw unverbalized experience. और हाँ, तो बस यही चीज पूरे उसमें कहा गया है कि डिटर्मिनेट परसेप्शन में हम एसोसिएट करते हैं, रिलेट करते हैं एक ऑब्जेक्ट को उसके नाम के साथ, उसकी क्वालिटीज के साथ, और हम लोग उसका रिलेशन करते हैं। और इनडिटर्मिनेट परसेप्शन मतलब वी डोंट मेक अ रिलेशन, वी जस्ट एक्सपीरियंस द ऑब्जेक्ट थ्रू आवर सेंसेस, नथिंग एल्स। उसका ना कोई नाम है, ना क्वालिटी है, नथिंग। तो जब तक ये रहता है तो वो इनडिटर्मिनेट परसेप्शन होता है। परसेप्शन अगेन में भी ऑर्डिनरी। अब यहाँ पे परसेप्शन के टाइप्स है, अभी तक जो हमने वो स्टेजेस पढ़ा। अब परसेप्शन के टाइप्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी दैट इज लौकिका और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट इज अलौकिक। तो लौकिक और अलौकिक, जब सेंस ऑर्गन्स जो है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं इन द यूजुअल वे वी हैव लौकिक परसेप्शन, और जब अनयूजुअल वे में आता है दैट इज नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, तो एक्सट्राऑर्डिनरी जैसे कि वी हैव अलौकिक। अब जैसे ऑर्डिनरी परसेप्शन जो है वो दो तरीके का होता है, इंटरनल दैट इज मानस एंड एक्सटर्नल दैट इज बाह्य। इंटरनल परसेप्शन जो होता है उसमें माइंड या फिर मनस जो होता है, चूंकि इंटरनल ऑर्गन कम्स इनटू कांटेक्ट विद द फिजिकल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस लाइक कॉग्निशन, अफेक्शन, कोनेशन, डिजायर, प्लेन, प्लेजर, अवर्जन एटसेट्रा। एक्सटर्नल परसेप्शन टेक्स प्लेस व्हेन द 5 एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ सेंस कम इनटू कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। इट इज ऑफ 5 काइंड्स। तो देखिए, इंटरनल कॉग्निशन कब होता है? जब अफेक्शन, कॉनेशन, डिजायर, प्लेन, प्लेजर, आपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ताजमहल देखा, ताजमहल देखा, आपको बहुत खुशी हुई, तो दैट इज प्लेजर, तो दैट इज इंटरनल परसेप्शन। और द एक्सटर्नल परसेप्शन विल बी द यू सीइंग ताजमहल। आपने जब ताजमहल को देखा वो होता है एक्सटर्नल परसेप्शन, क्योंकि एक्सटर्नल परसेप्शन 5 टाइप्स का होता है, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टुअल, गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। तो जब आपने उसको देखा दैट इज ताजमहल, और देखकर जब खुशी हुई या वाव हुआ कि वाव इट इज सो ब्यूटीफुल, सरप्राइज हुआ, दैट इज इंटरनल परसेप्शन। ओके,
एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स. अब एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन मतलब कि जो विजुअल ऑडिटरी वगैरह होते हैं वो मटेरियल एलिमेंट्स ऑफ अर्थ दैट इज वाटर, फायर, एयर इससे कंपोज होते हैं. ओके क्योंकि बेसिकली हम तभी उस चीज को, पानी रहेगा उसको टच करेंगे, उसकी ठंडक महसूस करेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, पानी को देखेंगे, तो ये सब एलिमेंट से ही हमें एक्सटर्नल परसेप्शन मिलता है. अब पानी से आपको मतलब पानी को आपने देखा तो वो आपका एक्सटर्नल परसेप्शन होगा. देखकर आपको खुशी हुई या देखकर आपको एकदम, कभी कभी होता है ना कि हमें एकदम डर लगने लगता है कि ओ पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत डीप है, तो वो हमारा इंटरनल परसेप्शन हो गया. तो सेंस ऑर्गन ऑफ द स्मेल इज कंपोज्ड ऑफ द एटम्स ऑफ अर्थ एंड परसीव स्मेल विच इज स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ अर्थ एंड सो ऑन. तो यही चीज कि हमने आग को टच करा तो जो टच हुआ वो है हमारा एक्सटर्नल परसेप्शन, और जो टच होने के बाद हमें पेन महसूस हुआ, हमें हमारा हाथ जलता हुआ लगा, दैट इज इंटरनल परसेप्शन. और एक्सटर्नल परसेप्शन आप देखिए वो किसी चीज की, वाटर, फायर, मतलब वो हमने उसको टच करा तब जाके, तो वो एक्सटर्नल एलिमेंट से, इनएनेबल से ही कंपोज होती है एक्सटर्नल परसेप्शन. एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन जो है वो 3 काइंड्स की होती है. अब देखिए यहाँ पर हमने आगे परसेप्शन का देखा था लौकिक एंड अलौकिक, दैट इज ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो ऑर्डिनरी का तो हमने देख लिया कि वो 2 तरीके की ऑर्डिनरी परसेप्शन 2 तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल. अब हम लोग देख रहे हैं अलौकिक, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन. अब ये 3 काइंड्स की होती है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगाज. ठीक है, अब ये 3 काइंड्स क्या होते हैं. अब देखिए सामान्य लक्षण जो है, परसेप्शन इज द परसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स. तो न्याय के अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है वो एक डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ रियल्स है. दे इनहेयर इन द पर्टिकुलर्स व्हिच बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट यूनिवर्सल्स इनहेरिंग देम. एन इंडिविजुअल बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास बिकॉज द यूनिवर्सल ऑफ दैट क्लास इनहेयर्स इन इट. Thus a cow becomes a cow because it has the universal cowness inhering in it. तो सामान्य लक्षण, तो सामान्य लक्षण का मतलब होता है कि एक चीज जो है वो परसेप्शन तब परसेप्शन बनता है जब वो यूनिवर्सल का परसेप्शन, मतलब हम एक गाय को देख के तब गाय देख बोलते हैं, जब उसमें वो गाय वाली बात होती है, अच्छा 2 सींग है, सफेद कलर की है, मुंह मुंह उसकी आवाज निकाल रही है, घास खा रही है, तो वो एक यूनिवर्सल क्वालिटी है काऊ की. तो जब हम उस चीज को परसीव करते हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छा ये एक काऊ है, उसको हम जब यूनिवर्सल क्वालिटी के साथ हम उसको रिलेट कर रहे हैं. तो ऑर्डिनरीली हम सिर्फ पर्टिकुलर्स को करते हैं और यूनिवर्सल्स को नहीं. सो वी परसीव पर्टिकुलर काउस बट वी डू नॉट परसीव अ यूनिवर्सल काउ. तो हम पर्टिकुलर एक गाय को परसीव कर रहे हैं हम लोग, एक कोई यूनिवर्सल गाय को नहीं कर रहे कि अच्छा सभी गायों को एक साथ, यूनिवर्सल काउनेस को नहीं परसीव करते हैं हम लोग, एक काउ को परसीव करते हैं. तो द न्याय मेंटेन्स दैट द यूनिवर्सल्स आर परसीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली. तो मतलब जब हम परसीव करते हैं तो ऑर्डिनरी परसेप्शन की बात होती है, जब हम पर्टिकुलर चीजों को परसीव करते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन में हम यूनिवर्सल चीजों की बात करते हैं. ओके, व्हेन वी परसीव अ पर्टिकुलर काउ वी फर्स्ट परसीव द यूनिवर्सल काउनेस इनहेरिंग इन इट. तो पर्टिकुलर को हम लोग जब परसीव करते हैं उसमें हम लोग फिर यूनिवर्सल का यूज करके एक पर्टिकुलर चीज को परसीव करते हैं. अब पहला तो हो गया सामान्य लक्षण, दूसरा हो गया different sensations become associated and form one integrated perception. The second kind of extraordinary perception is Gyan Lakshan. It is the complicated perception through association. Sometimes different sensations become associated and form one integrated perception. So here an object is not directly presented to a sense organ but is revived in memory through the past cognition of it and is perceived through representation. क्या example देखिए, इसका मतलब आप समझिए. अब सामान्य लक्षण देखिए आप, ज्ञान लक्षण क्या होता है, जैसे कि आई लुक एट अ ब्लूमिंग रोज फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड आई से आई सी अ फ्रेग्रेंट रोज. तो इसका मतलब ज्ञान लक्षण का मतलब होता है कि हमने एक चीज को देखा लेकिन हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ परसीव नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मेमोरी से उसको रिकॉल कर रहे हैं. ओके, जैसे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो आपको एक रोज का एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन को देखा, ठीक है, गुलाब जामुन की आपको खुशबू आई, गुलाब जामुन को देखा तो आपको एकदम से लगता है वाओ कितने टेस्टी गुलाब जामुन लग रहा है. आपको कैसे पता टेस्टी है, आपने उसको दूर से देखा, आपने टेस्ट तो नहीं करा, लेकिन क्योंकि आपने पहले गुलाब जामुन खाए हुए थे तो आपकी मेमोरी से आपका टेस्ट जो है वो आता है, और बहुत सारी मेमोरीज और ये एसोसिएशन को इंटीग्रेट करके फिर आपको उसकी खुशबू भी आती है, आपको उसके मेमोरी का टेस्ट भी आता है, मतलब टेस्ट की मेमोरी भी आती है. आप इन सब चीजों को, अलग अलग चीजों को इंटीग्रेट करके
फिर एक चीज को आप परसीव करते हैं, तो दैट इज एक सिंगल एसोसिएशन के थ्रू, मतलब अलग अलग चीजों को एक साथ एसोसिएट करके हम उसको परसीव करते हैं. सो दैट इज व्हाट इज ज्ञान लक्षण. ओके और हम उसको मेमोरी में फिर कॉग्निशन ज्ञान के थ्रू, मतलब पास्ट में हमने जो चीज देखी थी उसके थ्रू फिर हम उसको रिवाइव करते हैं, रिकॉल करते हैं. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इट जैसे कि अ पीस ऑफ सैंडलवुड लुक्स फ्रेग्रेंट, आइस लुक्स कोल्ड, स्टोन लुक्स हार्ड, टी लुक्स हॉट. यही सब चीजें, जैसे मैं आपको बताया कि अरे गुलाब जामुन कितना टेस्टी लग रहा है, गरम गरम गुलाब जामुन लग रहे हैं बिल्कुल. आपको कैसे पता? आपने उसको टच नहीं करा, आपको कैसे पता गरम है? आपने उसको खाया नहीं, आपको कैसे पता टेस्टी है? बट यही हमारी मेमोरी में हम वो चीज ऑलरेडी हमें पता रहता है. ओके द थ्योरी ऑफ इल्यूजन एक्सेप्टेड बाय न्याय कॉल्ड अन्य सॉरी इल्यूजन की थ्योरी को इसमें क्या होता है, अन्यथाख्याति इज बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ परसेप्शन. मतलब इल्यूजन वाली जो चीजें है वो इसी के ऊपर होती है, हमारी मेमोरी से हमें वो इल्यूजन होता है. तो जब हम एक रस्सी को एक स्नेक के लिए मिस्टेक कर लेते हैं, मतलब हमें एक रस्सी दिखती है लेकिन हमें लगता है वो स्नेक है, तो वो आइडिया ऑफ स्नेक, मतलब हमने पास्ट में जब एक स्नेक को देखा होता है, हमें उसके बारे में नॉलेज ज्ञान होता है कि अच्छा एक स्नेक जो होता है ऐसे ही होता है, रस्सी की तरह होता है, पतली सी उसकी बॉडी होती है, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है और ऐसे बेंड हो जाता है, फ्लेक्सिबल रहता है. तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस, जो मेमोरी है हमारी उसके बारे में, वो हमें इल्यूजन करवाती है फिर, क्योंकि वो एक्चुअल में तो स्नेक है ही नहीं, लेकिन हमें स्नेक की मेमोरी पता थी कि अच्छा वो फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे कर्व में होता है, तो हम उसको एकदम से इल्यूजन कर लेते कि अच्छा जैसे कि एक स्नेक है और एक रस्सी नहीं है. तो इल्यूजन जो होता है वो इसी वजह से होता है, हमारे ज्ञान लक्षण की वजह से. ओके तो इसलिए हम रस्सी को फॉर अ स्नेक जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं. जब शेल इज मिस्टेकन फॉर सिल्वर, द आइडिया ऑफ सिल्वर परसीव्ड इन द पास्ट इज इन अ शॉप, दैट इज apanastha or anywhere else is revived in memory through gyan lakshan perception and is confused with the object, that is shell, which is directly presented to the sense organ. तो illusion जो है यानी कि अन्य था क्या थी, ये इसी वजह से होता है, हमारे ज्ञान लक्षण की वजह से. हमें सड़क पे कुछ चमकता हुआ सा दिखा, गोल सा चमकता हुआ सा सिल्वर कलर का दिखा, अरे यार ये तो एक सिक्का है. हमने उसको इल्यूजन में क्या ले लिया कि ये तो एक सिक्का है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक सिक्का सिल्वर कलर का होता है, धूप में वो ऐसे चमकता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है. तो हमारी सिक्के की जो मेमोरी है वो हमें क्या हो रहा है, उस वजह से हमें इल्यूजन हो रहा है कि एक सिल्वर कलर की गोल चीज जो जमीन पे पड़ी है वो एक्चुअल में एक कॉइन है. ओके The error is due to a wrong synthesis of the presented and the represented objects. The represented object is confused with the presented one. The word anyatha. Okay, so anyatha khyati and anyatha means elsewise. I'm sorry, मैं sometimes ना कुछ वर्ड्स को गलत पढ़ लेती हूँ, मतलब it happens, पता नहीं क्यों, जैसे यही एरर हो जाता है पढ़ने में. So it's not basically अन्यथा ख्याति, it's अन्यथा ख्याति. Okay. So the word anyatha means elsewise and elsewhere, and both these senses are brought out in an erroneous perception. ठीक है, the presented object is perceived elsewise and the represented object exists elsewhere. तो जो मतलब elsewise और elsewhere कैसे, जो हमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, मतलब अच्छा आपको सड़क के ऊपर एक वो सिल्वर कलर का गोल सा दिखा पड़ा हुआ, तो दैट इज परसीव्ड एल्सवाइज, मतलब वो एक्चुअल में जो है उसको किसी और तरीके से परसीव करते हैं. और वो हम क्यों ऐसा परसीव कर रहे हैं उसको, क्योंकि हमारी मेमोरी में जो हमने कहीं और पे एल्सवेयर जो हमने ऑब्जेक्ट को देखा था उसको हम लोग अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उसको हम मेमोरी के थ्रू वापस से हम अपनी थ्रू मेमोरी वी आर रिप्रेजेंटिंग इट. अच्छा कॉइन गोल होता है, सिल्वर होता है, चमकता है. That is elsewise and elsewhere. The shell and the silver, the rope and the snake are both separately real. Only their synthesis is unreal. The shell and the rope are directly presented as this. When we say this is silver or this is snake. और सिल्वर और स्नेक जो है आर एल्सवेयर एंड रिसीव्ड इन द मेमोरी थ्रू ज्ञान लक्षण परसेप्शन. तो द थर्ड काइंड ऑफ एक्सटर्नरी परसेप्शन इज कॉल्ड योगजा परसेप्शन. दिस इज द इंट्यूटिव एंड इमीडिएट परसेप्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर possessed by the yogins through the power of meditation. It is like the keval gyan of the Jainas, the bodhi of the Buddhists, the kevalya of the Sankhya Yoga, and the aparokshana bhuti of the Vedantins. It is intuitive, suprasensuous and supra-relational.
तो अब ये जो योग्यजा की बात करी जा रही है न्याय में, मतलब सभी चीजों के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सभी चीजों के बारे में इंट्यूटिव और इमीडिएट परसेप्शन होना, सभी चीजों के बारे में एब्सोल्यूट, जैसे कि हमने जैन में देखा था एब्सोल्यूट नॉलेज, दैट इज केवल ज्ञान। तो और बुद्ध की जो, जब बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था, जब बोधि मिली थी, तो दैट इज द एब्सोल्यूट थिंग। तो दैट इज व्हाट इज योग्यजा परसेप्शन और द extraordinary perception, the third kind of extraordinary perception. So guys, with this हमारा Indian philosophy का course is over. Other videos और videos को check करने के लिए you can go to my channel D Mystifan. Always check out the videos. Thank you.